दोस्तों नमस्कार। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में हम आपको लेकर आ गए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपके भी कुछ सवाल हैं, कुछ हम सबके सवाल हैं, उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि काशी विद्यापीठ जो अपना शताब्दी वर्ष पूर्ण कर चुका है, उसको लेकर बहुत सारा कार्यक्रम हुआ और उन कार्यक्रमों का नतीजा क्या निकला। नए कुलपति आ गए, नई टीम बन गई। इस वक्त हम नए चीफ डॉक्टर के साथ हैं, प्रोफेसर निरंजन सहाय इस वक्त हमारे साथ हैं। ये हिंदी विभाग के भी विभागाध्यक्ष बने, कई और इनको जिम्मेदारियां मिली हैं। सर स्वागत है, पहली बार आपका खबर तक पर ये इंटरव्यू हो रहा है। धन्यवाद। नई जिम्मेदारी जब मिलती है तो उसका एहसास कैसा है? कई जिम्मेदारियां आप निभा भी चुके हैं, कई और नई जिम्मेदारियां आपको मिली भी हैं। जयपाल जी, यह एक शिक्षा का परिसर है। यहाँ जो भी काम होते हैं शिक्षा को समर्पित काम होते हैं, इसलिए हम इस बात को हमेशा याद रखते हैं कि इस विश्वविद्यालय में चाहे जितने तरह के पद हों, उनका मुख्य काम है शिक्षा का उन्नयन करना, शिक्षा का विकास करना और हिंदुस्तान की जो एक रवायत है, परंपरा है और उसका जो भविष्य है, उसको लेकर एक जिम्मेदार और सचेत नागरिक के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना। इसके पहले मैं यूजीसी नोडल ऑफिसर था, वहाँ भी जो इस तरह के काम थे, संबंधित काम थे, विद्यार्थियों के जो फेलोशिप होते हैं या उनकी जो अध्येतावृत्ति के साथ साथ अन्य जो प्रोजेक्ट के जो धन भारत सरकार और राज्य सरकार से आते हैं, वो सब मैं देख रहा था। माननीय कुलपति जी ने मुझे एक नया काम दिया और कहा कि आप विश्वविद्यालय के कुलानुशासक के कार्यभार को ग्रहण करें। एक बार तो मुझे लगा कि यह जो काम है उसकी एक परंपरा रही है, उसका एक अतीत रहा है जिसमें अनुशासन के बारे में तमाम तरह की धाराएं, अंतर्धाराएं प्रचलित रही हैं। पर मुझे लगा कि बदलते भारत में और नए लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में और जो संवैधानिक ज़रूरतें हैं उनके आलोक में शिक्षा के मंदिर में निश्चित रूप से एक जिम्मेदार और जागरूक अध्यापक को या प्रोफेसर को इस बात के लिए ज़रूर सचेत रहना चाहिए कि अनुशासन की जो पुरानी परिपाटी है उससे अलग हटकर कुछ नए तरह के लोकतांत्रिक मिजाज के साथ वह काम करे। तो मुझे काम करना इस मामले में ठीक लग रहा है कि हम कुछ नए तरह से काम कर सकें। ठीक है। नए कुलपति नियुक्त हुए, उन्होंने अपने तरीके से नए टीम का गठन किया। पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि हिंदी विभाग से या हिंदी के किसी प्रोफेसर को प्रशासनिक स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली हो। क्या कारण रहा कि आपको इस तरह की जिम्मेदारी मिली? देखिए, मैं कई राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ के लिए मैं लगातार काम करता रहता हूँ, तो लोग जानते हैं और मेरी एक अकादमिक छवि है। तो हिंदी विभाग में इस तरह का जो काम मिला या नहीं मिला, यह एक अलग संदर्भ है। पर मुझे ऐसा लगता है कि माननीय कुलपति जी जो नए आए हैं, उनके मन में एक सपना होगा कि अकादमिक तरीके से ही तमाम संभावनाओं की तलाश की जाए, चाहे वह अनुशासन का ही मसला क्यों न हो। अनुशासन के लिए काम करने वाली जो दूसरी संस्थाएं हैं जो राज्य में काम करती हैं या शहरों में, गलियों में, सड़कों पर काम करती है, उससे अलग अकादमिक परिसर का माहौल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि माननीय कुलपति जी के मन में यह ख्याल होगा कि अकादमिक गुणवत्ता के साथ अनुशासन के मुद्दे को किस तरह से साधा जाए, इसके लिए उन्होंने मेरा चयन किया होगा। सवाल मुझे ऐसा लगता महत्वपूर्ण है कि जैसे आप अकादमिक कामों की बात कर रहे हैं, तो आप प्रोफेसर भी हैं और इस तरह से विभागाध्यक्ष भी हैं जी। लेकिन ये नई जिम्मेदारी जो मिली है, और आप जानते हैं कि राजनीतिक माहौल के लिहाज से विश्वविद्यालय काफ़ी ज़्यादा व्यस्त इसी में रहता है कि राजनीतिक हर मुद्दे पर होती रहती है, इसकी बुनियाद भी राजनीति पर ही पड़ी। जी। तो उसमें आप कितना समय दे पाते हैं या कोई कठिनाई होती है इस तरह से किसी प्रोफेसर को कि ये अकादमिक कामकाज भी देखना पड़े और प्रशासनिक भी? जी, मैं यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ खबर तक के दर्शकों को भी, कि पहले तो इस प्रक्रिया को समझ लिया जाए कि यह कुलानुशासक का जो पद होता है वह किस तरह से काम करता है। इसमें इस तरह के से काम करने की प्रणाली नियत की जाती है कि कुलपति जी के निर्देश के मुताबिक या उनके चयन के मुताबिक जो कुल सचिव जी हैं, जो अभी हमारी सुनीता पांडे जी मैडम हैं, तो जो कुल सचिव जी हैं उनके द्वारा राज्यपाल को पत्र लिखा जाता है कि कुलानुशासक के रूप में किसी की नियुक्ति की गई। और उसके बाद फिर होता यह है कि राज्यपाल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं और उसके बाद
एक अधिकार देती हैं जिस आदमी को कुलानुशासक नियुक्त किया जाता है, और उसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधिकार मिलता है। कुलानुशासक के पास यह जिम्मेदारी होती है कि विश्वविद्यालय में जितनी तरह की संस्थाएं काम करती हैं, उन संस्थाओं को मूलतः हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक उसका प्रशासनिक ढांचा होता है, दूसरा उसका वित्तीय ढांचा होता है, और तीसरा अकादमिक ढांचा होता है। कोई भी विश्वविद्यालय इन 3 ढांचों के अंतर्गत ही काम करता है। तो उसका जो ये तीनों ढांचे हैं, उनका सीधा संबंध उन विद्यार्थियों से होता है जो विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय के से संबद्ध हैं। तो उनमें आपसी संवाद बना रहे, संवादहीनता न हो, और अनुशासन का माहौल बना रहे। अनुशासन के माहौल को किस तरह से बनाया जाए जिसमें संवाद भी शामिल हो, ज़रूरत हो तो बल प्रयोग भी शामिल हो, इन तमाम मुद्दों का ध्यान रखना पड़ता है। आपके कुलानुशासक बनने के दरमियान भी धरना प्रदर्शन चल ही रहा है। छात्र लगातार इस बात पर असंतोष जता रहे हैं कि नए कुलपति बनने के बाद, नई टीम बनने के बाद ऐसी क्या दिक्कत है कि उन्हें आज भी केवल आश्वासन मिल रहा है। कल हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि वीसी ऑफिस या वीसी चैम्बर को आश्वासन चैम्बर बना दिया, नाम रख दिया जाए। तो ये जो संवादहीनता हो रही है, क्यों हो रही है और इसका समाधान कब निकलेगा, कैसे? जयपाल जी, मैं इससे थोड़ा सा असहमत आपसे हूँ। देखिए, कल की घटना का मैं जिक्र करूँ, हमारे छात्रावास के दोनों छात्रावास के विद्यार्थी आए थे और उनकी मांग जो थी वो एक तरह से जायज़ मांग थी। आपको पता ही है कि बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण जल जमाव की स्थिति हो गई थी। उनकी मांग यह थी कि उस पानी को हटाया जाए। हालांकि हमारे प्रशासन ने पहले से ही वहाँ पर पंप लगा दिया था और पानी की निकासी शुरू हो गई थी। छात्राओं की और छात्रों की जो मांग रही है कई दिनों से जल भराव को लेकर के, उसी सिलसिले में जो विद्यार्थियों का एक समूह था वहाँ पर आया था और वार्ता के दरमियान यह राह निकाली गई कि वहाँ पर बड़े पंप लगाए जाएं और पानी निकाले जाएं। 11 बजे रात तक जो कल बीता, वहाँ पर पूरे जल निकासी हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ सफाई की भी व्यवस्था जो विद्यार्थियों की मांग थी उसके अनुरूप किया गया और आज ही वहाँ पर यह व्यवस्था की गई कि उनके लिए अखबार वगैरह भी मंगाए जाएं। तो वे तमाम जो संवाद के रास्ते हो सकते हैं वो हम जारी रख रहे हैं। एक सवाल और है कि जैसे इस तरह के आंदोलन तो अब होते रहेंगे, उनका निपटारा करने के लिए माना यह जाता है कि प्रशासनिक का जो अमले में कोई राजनीतिक रूप से दक्ष आदमी होना चाहिए। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड इस तरह से रहा है कुछ? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संबंध राजनीतिक बैकग्राउंड से होना चाहिए। लेकिन राजनीति की बात करें तो विद्यापीठ की एक परंपरा रही है राजनीतिक विरासत। मानते हैं हम सभी कि आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तो उस समय स्वाधीन भारत के लिए जो सपना देखा गया था उसमें इस संस्था ने बहुत योगदान दिया था। उस तरह से तो हम समझ सकते हैं कि एक राजनीतिक परंपरा हमारे पास, मैं इसमें कुछ नया नहीं करूँगा, हमारे पास पहले से ही तमाम तरह के विशेषणों से इस परिसर को नवाजा जाता रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप पुराने दस्तावेजों को उलट कर देखें तो स्त्रियों को लेकर, दलितों को लेकर, जो सफाई कर्मी हैं उनको लेकर विद्यापीठ में लगातार पत्रिकाएं निकलती रहीं और पत्रिकाओं के अंक निकलते रहे और वे तमाम काम होते रहे। तो हम राजनीति को उस नज़र से देखते हैं जो कि सत्ता प्राप्ति का कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि समाज के लोगों की बेहतरी के रास्ते के रूप में उस राजनीतिक नज़रिए का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप। तो जो आप दलगत राजनीति की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन विद्यापीठ की जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था रही है, यानी एक समग्र और सुंदर भारत के निर्माण में कोई शैक्षिक परिसर कैसे भूमिका अदा कर सकता है, उस तरफ हमारा ध्यान लगातार बना हुआ है। एक सवाल जो आम छात्रों में लगातार रहता है कि चीफ प्रॉक्टर बने हैं तो उनके जान पहचान के होंगे तो कुछ उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाएंगी जी। या होता है कि जैसे हो सकता है कोई कारण रहा होगा, उनसे कुलपति की जान पहचान रही होगी इसलिए उनको नई जिम्मेदारी मिली होगी, तमाम बातें होती हैं। इसको आप कैसे लेते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो शुद्ध रूप से अध्यापक हूँ, पढ़ाई लिखाई में ही मेरी दुनिया है और चूँकि मैं विश्वविद्यालय का एक मुलाजिम हूँ, विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, कभी कुलानुशासक की जिम्मेदारी तो कभी यूजीसी नोडल अफसर की जिम्मेदारी, मैं एक और पद पर काम कर रहा हूँ, निदेशक शोध के रूप में भी मैं काम कर रहा हूँ। डायरेक्टर जो रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स जो हैं, शोध एवं जो परियोजनाएं होती हैं उसका भी मैं डायरेक्टर हूँ। तो आपको देखकर ये आश्चर्य होगा कि एक तरह से दो तरह के अलग अलग प्रवृत्तियों के काम मेरे ज़्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आदमी अपने काम की ज़्यादा होने से कभी मुश्किल में नहीं पड़ता, उसकी जो अव्यवस्था होती है उसके चलते वह मुसीबत में पड़ता है। मेरी अपनी एक दिनचर्या है, मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद
मैं स्वाध्याय करता हूँ, उसके बाद शरीर के लिए जो काम हो सकते हैं यानी कसरत व्यायाम, उसके बाद विश्वविद्यालय के काम। एक बात बताइए, जैसे आपकी जो भाषा है वो हिंदी की वजह से तो काफ़ी शुद्ध लग रही है, और जो दर्शक इस बात को सुनेंगे और आपके जो इंटरव्यू देखेंगे तो लगता है कि एक बहुत ही वेल मेंटेन और प्रोफेशनल तरीके से आप बात कर रहे हैं। आपकी कार्यशैली में ये चीज़ें झलकेंगी कि आप भी उन्हीं पद्धतियों पे चलेंगे, विवादित पूरा समय जाएगा, एक ही साल का टेन्योर है आपका, उसमें आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, अब जहाँ तक भाषा के परिष्कृत होने का सवाल है, तो एक अध्यापक की भाषा जैसी होती है वैसी है, और एक साल में जो बदलावों की आप चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षण के उपयुक्त काम हो, शैक्षणिक गतिविधियों के उपयुक्त काम हो, वो आगे की ओर बढ़ें और उनमें विकास की तमाम संभावनाओं को खोजा जा सके और उससे माननीय कुलपति जी, कुलसचिव जी को अवगत कराया जा सके। अनुशासन की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उन पर भी हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हम उन आपराधिक तत्वों की पहचान कर रहे हैं जो परिसर में आए दिन मुश्किलें पैदा करते हैं, हम उनकी वीडियो फुटेज से पहचान कर रहे हैं, और जो इस तरह के लिप्त पाए जाते हैं बाहर के लोग, जो कि हमारे विद्यार्थियों के बीच कई बार अपनी घुसपैठ बना लेते हैं, तो हम अपने जो विद्यार्थी हैं उनको आगाह करना चाहते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके हितों की रक्षा करना हमारा काम है, लेकिन हमारा काम यह भी है कि उनके बीच यदि कोई आपराधिक तत्व पैठ बनाता है तो उनसे किस तरह से निपटा जाए, तो उसकी भी एक पूरी योजना, पूरी व्यवस्था हमारे पास है। हम वीडियो फुटेज से उन तत्वों की तलाश कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम प्रशासन से भी सहायता लेंगे, और वे तमाम रास्ते जो हो सकते हैं शैक्षणिक माहौल को बनाए रखने के लिए, उस पर हम लगातार काम करेंगे। और आपने कहा था कि साल भर में आप क्या करने वाले हैं, तो एक अच्छा पढ़ाई लिखाई का माहौल बन जाए, अकादमिक माहौल बन जाए। आप देखेंगे कि शायद मैं इस तरह का चिक प्रॉक्टर होऊंगा कि जो अपनी कक्षाएं भी लेगा, मैं जमकर पढ़ाऊंगा, जो मैं काम करता रहता हूं वो करता रहूंगा। सवाल सर थोड़ा एक दो और ज़्यादा भी है, तो हम चाहेंगे कि आप छोटे छोटे जवाब रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल कर सकें। हमारा सवाल एक और है कि इसी परिवेश परीक्षा मतलब पूरे परिसर में दो तरह के कानून चल रहे हैं। लड़कियों के लिए अलग कानून, लड़कों के लिए अलग कानून। छात्रावास में जो लड़कियां हैं उनको शाम ढलते ही बाहर निकलने से रोक दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, आपने भी बहुत पढ़ाया होगा अपने छात्रों को, लेकिन ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच इतना भेदभाव और फिर महिला सशक्तिकरण की बात, बराबरी की बात करना बेईमानी तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, यूजीसी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बहुत तरह के सेल गठित किए गए हैं, और उन सेल गठित जो किए गए हैं उनमें एक बात यह भी है कि जो महिलाओं के सपने होते हैं या उनकी आज़ादी होती है या उनकी जो दिक्कतें होती हैं या उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनको लेकर काम हो, और हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड इसको भी सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। कई बार वो आवाज़ उठा रही हैं कि हमें भी निकलने का टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए, लाइब्रेरी को खोला जाए। ये बेसिक सी चीज़ों के लिए आज भी लोगों को लड़ना पड़ रहा है। 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के हम मना रहे हैं, शताब्दी वर्ष बीत चुका है, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी क्या इस ओर अभी प्रोक्टोरियल बोर्ड या पूरे प्रशासन की ध्यान नहीं गई कि इस तरह से चीज़ें अभी भी सुधार के लिए बची हुई हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा और उन पर काम किया जाएगा, और जो हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड है उसमें बहुत सारी हमारी महिला अध्यापक मित्र भी शामिल हैं। हमारी योजना है कि वे जो प्रोक्टोरियल बोर्ड की मेंबरान हैं वो जाएंगी वहाँ पर, और उन हॉस्टलों में जहाँ लड़कियाँ रहती हैं उनसे भी उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगी और उनको दूर करने का प्रयास करेंगी। बार बार विवाद होता है छात्रावास में लड़कों को लेकर कि बाहर ही आते हैं तो मारपीट होती है। अभी कुछ ही दिन पहले हुआ कि कुछ छात्रावास के लड़कों को भी जो बाहर देख रहे थे उस लड़ाई को, उनको भी पीटा गया। सीसीटीवी कई बार काम नहीं करता है, तो इस बार जो एक मुहिम चली कि हर क्षेत्र को सीसीटीवी से लैस किया जाए, तो केवल उनके लेंस जो है वो ऐसे चमकने के लिए है कि वाकई इसमें कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है? हम लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और माननीय इंजीनियर साहब जो हैं या जो हमारे यहाँ के संपत्ति अधिकारी जी हैं या जो भी उससे संबंधित अधिकारी लोग हैं, हम उन सारे कैमरों की जांच करा रहे हैं और इस बात की पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति की वारदात न हो, और कोई भी अपराधी परिसर में बेखौफ घूमता हुआ नज़र यदि आता है तो यह हमारे प्रशासन की नाकामी है। खुले शब्दों में मैं इस बात को कह रहा हूँ। और यदि इस तरह के आपराधिक लोग देखे जाते हैं जो निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी नहीं हैं, बाहर के लोग यदि देखे जाते हैं, तो हम इसके लिए लगातार पुलिस कमिश्नर से भी संपर्क बनाए हुए हैं। पुलिस कमिश्नर के साथ साथ जो न्यायिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उससे भी संवाद बनाए हुए हैं, और हमें पुलिस और प्रशासन सब तरफ से ये आश्वासन मिला है कि वह हमारी मांगों के मद्देनज़र
किसी तरह की भी कार्रवाई में हिचकेंगे नहीं और उस पर हम काम शुरू भी कर चुके हैं। हम उन तत्वों की पहचान कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय में अशांति फैलाने के जिम्मेदार होते हैं। जैसे हर बार छात्रों को कोई परेशानी होती है तो संबंधित विभाग से संपर्क करने की बजाय सीधे कुलपति से मुलाकात करना चाहते हैं। नहीं, मैं अगर उनके बीच में इस तरह के संवाद की कोई एक कड़ी हो तो वो कड़ी क्या होनी चाहिए? माननीय प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी ने कार्यभार ग्रहण करते ही कुछ बहुत खूबसूरत काम किए हैं। उसमें एक काम यह भी है कि उन्होंने अनेक तरह के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का भी गठन किया है, जिसमें अलग अलग संकाय में अलग अलग तरह के प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति की गई है और उनसे यह कहा गया है कि जिस भी संकाय में कोई भी समस्या उठती है या फिर किसी भी तरह की अन्य जगहों से भी समस्या उठती है, मान लीजिए हॉस्टल से ही समस्या उठती है, तो वहाँ तक वो बात पहुँचाई जाए और उसके बाद उसका वही निवारण करने का प्रयास किया जाए। और यदि निवारण नहीं हो सकता है वहाँ पर, तो जो विश्वविद्यालय के आला अधिकारी हैं उनके साथ इस समस्या को हल किया जाए। उनकी समस्या को मैं बार बार अपने जो इस परिसर के विद्यार्थी हैं उनसे एक बात साफ तौर पर मैं कह देना चाहता हूं कि माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। वे किसी भी मामले को लंबित नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। मसलन वित्त का ही मसला ले लीजिए। जैसे अभी विद्यार्थियों की मांग थी कि जो बढ़ी हुई फीस ली गई थी और बाद में फ़ीस कम कर दी गई थी, तो उनका पैसा कैसे वापस होगा, क्या होगा। तो आप देखिए इस पूरी प्रक्रिया के 3 अंग हैं। एक तो माननीय कुल सचिव महोदय हैं, वित्त अधिकारी जी हैं, माननीय कुलपति जी हैं, तो यह एक कार्रवाई होती है। और उस प्रक्रिया को संपन्न होने में जब हम कार्यवृत्त बनाते हैं, कार्यवृत्त को बनाने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो उसमें एक वक्त लगता है, लेकिन हम स्पष्ट तौर पर बता सकते हैं कि इतने दिनों में यह काम हो जाएगा। तो हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि एक मैकेनिज्म डेवलप करें कि कोई भी मामला लंबित ना हो, लेकिन विद्यार्थियों को भी थोड़ा धैर्य और संतोष और प्रेम से काम करना पड़ेगा कि वह अपने अध्यापकों की बात पर भरोसा करें, अपने कुलानुशासक मंडल पर भरोसा करें, अपने प्रशासन पर भरोसा करें, उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, एक सवाल और है जो छात्र बार बार कह रहे हैं कि एक मीटिंग में पता नहीं कुलपति जी ने कहा था या नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि कुलपति साहब कहते हैं कि किसी को फेल नहीं किया जाएगा, सबको पास किया जाएगा। उसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि कॉपियां चेक नहीं होंगी, ये केवल कोरम पूरा करने के लिए एग्जाम हो रहा है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कीजिए कि क्या कॉपियां सही में चेक नहीं होंगी? नहीं, कॉपियाँ बिल्कुल चेक होंगी और उसका भी पूरा काम चल रहा है हमारा। और अभी हाल ही में रिजल्ट आया, हिंदी का भी रिजल्ट निकला है, तो कॉपियाँ चेक होंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय कुलपति जी के कहने का यह आशय नहीं था। उनके कहने का मतलब यह था कि कोरोना काल में अध्ययन बाधा को देखते हुए एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिसमें जो प्रश्नोत्तर शैली है उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया जाए और विद्यार्थियों के उत्तर देने में ज़्यादा आज़ादी हो। तो उस आज़ादी का मसला लोगों ने यह निकाल लिया कि बिना मूल्यांकन के ही उनका आकलन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो परीक्षाएं हुई हैं उनका मूल्यांकन कार्य होगा। अभी हम कॉपियों को संग्रहित कर रहे हैं और उसके बाद हम मूल्यांकन कार्य भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से करवाया जाएगा। हमारी आपकी बातचीत काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आखिरी में हम यही जानना चाहेंगे कि आप इतने ज़्यादा कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं कि इन सब चीज़ों से आप खुश हैं कि थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा कम होता तो और ज़्यादा अपने इस हिंदी को ज़्यादा समय दे पाते या हिंदी में कम समय मिल पा रहा है? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कार्य की अधिकता से नहीं, कार्य की अव्यवस्था से चीज़ें गड़बड़ होती हैं। हम उसमें एक तालमेल बिठा चुके हैं एक हद तक और आगे भी तालमेल बिठा रहे हैं। मुझे कोई ऐसा भार जैसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ऐसी सुखद स्थिति है कि मैं एक नागरिक होने के नाते, विद्यापीठ परिवार का एक सदस्य होने के नाते अपनी भूमिका को ज़्यादा ईमानदारी से वहन करने में सफल हो पा रहा हूँ। मैं विद्यापीठ की धरती को बार बार प्रणाम करता हूँ और इनके पुरखों को नमन करता हूँ। और जिस विभाग के सामने आप खड़े हैं, हमारे पुरखे प्रेमचंद हैं। तो कल प्रेमचंद जी की जयंती भी है। जी। तो उसको लेकर कोई तैयारी चल रही है विश्वविद्यालय में? हाँ, बिल्कुल। अभी हम लोग अपने विभागीय स्तर पर प्रेमचंद पर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उसमें हम प्रेमचंद के अवदान पर चर्चा करेंगे। और यह सही है कि इस बार उस तरह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम पिछले सालों से लगातार कर रहे थे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने पुरखे को याद करने की जो एक परंपरा है उसमें किसी तरह का कोई आखिरी सवाल छात्र संघ नेताओं के विषय में, क्योंकि उनको भी लग रहा होगा कि हमारे तरफ से कोई सवाल नहीं किया गया। क्या आपके कार्यकाल में छात्र संघ चुनाव संभव है? ये शासन के निर्देश के मुताबिक ही कोई काम होगा। जैसा शासन का निर्देश होगा वैसा हम करेंगे और हम जल्दी ही जो हमारे चयनित छात्र संघ पदाधिकारियों का समूह है उनसे
एक बातचीत करने जा रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं या उनकी जो आशाएं हैं उन पर विस्तृत चर्चा करके हम उसके अनुरूप भी कार्य योजना विकसित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी हम आपसे तमाम और बातचीत करते रहेंगे, जानकारियाँ समय समय पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे प्रोफेसर निरंजन सहाय। कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए इनको जिम्मेदारी मिल चुकी है और हम इनसे सवाल जवाब का ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। ये कोई आखिरी सवाल जवाब नहीं था, तो लगातार आप खबर तक पर बने रहिएगा। ऐसी और तमाम जानकारियाँ विश्वविद्यालय से जुड़ी और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और थोड़ा कमेंट करें, राय दें अपनी कि क्या आपको इसमें कमी दिखती है, विश्वविद्यालय में कौन सी और ज़रूरतों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।